اللعنة على اليهود النصر الإسلام مهما فعل الأمريكان مهما فعل الأمريكان 51,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसमें ज्यादातर मासूम बच्चे और महिलाएं थे, लेकिन फिर भी इस्राइल का मन नहीं भरा। उसकी दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका और इस्राइल बमबारी में मसरूफ है, मगर अब अरब दुनिया कुछ बड़ा करने की ठान चुकी है। दोस्तों, सुबह सुबह अमेरिका ने यमन के रस इस्सा पोर्ट पर हमला किया। दर्जनों लोग मारे गए, लेकिन फिर भी यमन की जनता डरने के बजाय झंडा लेकर सड़कों पर निकल पड़ी है। फिलिस्तीन के समर्थन में और अमेरिकी हमलों के खिलाफ यमन ने कड़ा जवाब दिया है, मैदान में उतर आया है और ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हुआ। इसी के साथ तेल अवीव पर मिसाइलें दाग दी गई है। यमन की तरफ से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमला बोला गया है और दुश्मनों के ड्रोन आसमान में गिराए जा रहे हैं। अब पूरे वेस्ट एशिया में एक नया समीकरण बन रहा है। क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है या फिर मजलूमों की हिफाजत के लिए खड़े हो रहे हैं नए मुजाहिदीन? आज आपको बताऊंगी कि यमन की ताकत और हिम्मत का वो नजारा बताऊंगी, क्या दिखाऊंगी भी, जिसने अमेरिका और इस्राइल जैसे देशों को हिला कर रख दिया है। इस वक्त ईरान और सऊदी अरब के बीच क्या चल रहा है ये भी बताऊंगी। रिश्ते कैसे ईरान और सऊदी अरब के बीच मजबूत हो रहे हैं, इसकी तस्वीर आपको दिखाऊंगी। साथ ही बताऊंगी कि ईरान और अमेरिका के बीच क्या बड़ी बातचीत शुरू हुई है, जिससे सब कुछ दांव पर है, जंग भी हो सकती है। इंडोनेशिया और तुर्की गजा के लिए किस तरह आंसू अब बहा रहे हैं, जिससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, उन पर लोग उन पर निशाना साध रहे हैं, ये भी बताऊंगी। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ खास आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करिए। अपने दोस्तों, अपनी बहनों और भाइयों से यही गुजारिश है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। हुतियों के साथ अब यमन की जनता भी खड़ी हो गई है। रस इस्सा पोर्ट पर अमेरिकी हमले के खिलाफ यमनी जनता है वो सड़कों पर उतर आई है। पूरे देश में अमेरिका और इस्राइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। उससे पहले बता दूं आपको कि अमेरिका ने यमन के रस इस्सा ऑयल पोर्ट पर 2 बड़े एयर स्ट्राइक किए हैं। पहला हमला हुआ जब लोग अपने काम में जुटे थे, यानी मसरूफ थे, और दूसरा हमला तब किया गया जब रेस्क्यू टीमें जख्मी लोगों को बचा रही थी, आग बुझा रही थी। नतीजा क्या हुआ? 74 बेगुनाह लोगों की मौत और 171 लोग जख्मी हुए। यानी कि अमेरिका ने यमन के ऑयल पोर्ट पर बम बरसाकर पहले 74 लोगों की जान ले ली। जो जिंदा थे उन्हें भी अगली बमबारी में मार दिया। रेस्क्यू कर रहे लोग, डॉक्टर्स, नर्सेज सब जलकर राख हो गए। मरने वालों में ऑयल वर्कर्स, पैरामेडिक्स और सिविल डिफेंस टीम के लोग भी शामिल हैं। यमन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसे साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका का जघन्य युद्ध अपराध है जो इसराइल को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। यमन की सरकार का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। यमन की सरकार ने कहा है कि यह हमला हमारे देश की नागरिक सुविधाओं को जानबूझकर निशाना बनाने के लिए किया गया है। इसका जवाब अमेरिका को बहुत महंगा पड़ेगा। अब उन्हें सिर्फ हार नहीं बल्कि शर्मिंदगी ही मिलेगी, यानी महसूस होगी। दोस्तों, यमन के लिए ये ऑयल पोर्ट क्यों जरूरी है और क्यों अमेरिका ने इस पर हमला किया ये भी सुन लीजिए। दरअसल रस इस्सा पोर्ट संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यमन के लिए बहुत ही जरूरी और इकलौता ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ से देश की बड़ी आबादी को ईंधन और मदद मिलती है। फिर भी अमेरिका ने यह हमला क्यों किया ये जानते हुए भी वो आप जान लीजिए। अमेरिका का ये दावा है कि यहाँ से यमन की अंसारुल्लाह रेजिस्टेंस को सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन यमन ने इसे झूठा करार दे दिया। उसने कहा कि ये झूठ है और इसे साफ तौर पर दावे को अमेरिका के खारिज करते हुए ये कहा कि हम सिर्फ इस्राएली जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो गजा में नरसंहार कर रहे हैं। अमेरिका के इन्हीं हमलों के खिलाफ रस इस्सा पोर्ट पर यमनी लोग जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। आज सुबह अमेरिकी हमलों के बावजूद यमन के लोग फिलिस्तीन के साथ एकजुटता और प्रतिरोध के समर्थन में सादा शहर की सड़कों पर उमड़ पड़े। भारी भीड़ नजर आई। दोस्तों, किस तरह की तस्वीरें सामने आई, लोग किस तरह नारे लगाते हुए दिखे, देखिए तस्वीरें। अल्लाहु अकबर, अल-मौत लिअमरीका, अल-मौत लिइस्राईल, अल-लअनतु अला अल-यहूद, अन-नस्र लिल-इस्लाम महमा फअल अल-अमरीकान महमा फअल अल-अमरीकान। देखा
आपने कि किस तरह से यमन के लोगों ने हाथों में फिलिस्तीनी झंडे के साथ जुल्म के खिलाफ नारों के साथ मार्च किया। वहीं अमेरिकी हमलों के बदले में यमन की सेना ने इस्राएल के कब्जे वाले इलाकों पर मिसाइल स्ट्राइक भी की है। यह हमला यमन की ओर से साफ संदेश है कि अब हम डरेंगे नहीं। सिर्फ कब्जे वाले इलाके में ही नहीं, इस्राएल के दिल यानी कि तेल अवीव के पास भी वार किया है। फिलिस्तीन पर हो रहे इस्राएली हमलों के खिलाफ यमन लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लगातार मैं आपको बता रही हूँ, प्रेस टीवी की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ताजा ऑपरेशन में यमनी सेना ने इस्राएल के तेल अवीव शहर के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट के करीब एक सैन्य ठिकाने पर जू अल फकार नाम की बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है, यानी दाग दिया है ये मिसाइल। इतना ही नहीं, यमनी फौज ने अमेरिका के 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ट्रूमैन और यूएसएस कर्ल विंसन और उनके साथ चल रहे युद्धपोतों को भी निशाना बनाया है। ये पहला हमला है जब यूएसएस कर्ल विंसन को टारगेट किया गया है दोस्तों, और ये हमला यही नहीं रुका। यमन ने एक और अमेरिकी ताकतवर MQ-9 ड्रोन को अपनी हवाई क्षेत्र में मार गिराया है। ये सना शहर में उसके हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था। वहीं यमनी सेना के प्रवक्ता याह्या सरी का यह कहना है कि हमारे देश पर हो रहे अमेरिकी हमले और सैन्य तैनाती का जवाब हम जरूर देंगे। जब तक गजा पर इस्राएली हमला बंद नहीं होता और नाकेबंदी नहीं हटती, हमारी जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। दोस्तों, हर हफ्ते यमन की सड़कों पर हजारों लोग निकल रहे हैं। सना से लेकर सादा तक लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और यमन की सरकार खुलकर ये कह रही है अब कि गजा की जंग सिर्फ फिलिस्तीन की नहीं, पूरी उम्मत की जंग है। दोस्तों, इस्राएली टैंक अब रफा में घुस रहे हैं, जी हाँ, रफा में, लेकिन फिलिस्तीनी मुजाहिदीन रॉकेटों से जवाब भी दे रहे हैं उन्हें। रफा शहर में जब इस्राएली फौजी घुसे तो उन्हें लगा था कि कोई विरोध नहीं होगा, बड़ा आसान होगा घुसना, लेकिन फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस पहले से तैयार थे। मोर्टार शेल और 107 रॉकेट्स दागे गए इस्राएली फौजियों पर। दोस्तों, वीडियो फुटेज में आप साफ देख सकते हैं, आपको साफ दिख रहा है जो आपके स्क्रीन पर है कि किस तरह हर कदम पर इस्राएल को जवाब मिल रहा है और कड़ा जवाब मिल रहा है। एक तरफ यमन है और दूसरी तरफ ईरान। ईरान भी अब चुप नहीं है। ईरान ने आर्मी डे पर अपने घरेलू हथियार तकनीक का प्रदर्शन किया, यानी अपनी ताकत दिखाई। ड्रोन, मिसाइल और रडार सिस्टम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ईरान अब पूरी तरह से तैयार है किसी भी जंग के लिए। इन सब के बीच ईरान से सऊदी की नजदीकियां बढ़ने की भी खबर है। आपकी स्क्रीन पर देखिए खबर। सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर ईरान के दौरे पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, हैरान मत होइए, ये सच है। दुश्मनी छोड़ अब दोनों मुल्क रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय शांति के लिए हाथ मिला रहे हैं। सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी से मुलाकात भी की और सऊदी किंग सलमान का खास पैगाम उन्हें सौंपा। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच बढ़ती बातचीत और रिश्ते की तरफ एक बड़ा कदम मानी जा रही है, यानी वेस्ट एशिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। अब ये बदलाव अमेरिका और इस्राएल को किस तरह से भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आज से दूसरे राउंड की अहम बातचीत ईरान और अमेरिका के बीच भी शुरू हो गई है। खबर ये है कि अगर अमेरिका ने ज्यादा सख्त या गलत शर्तें रखी तो बातचीत टूट भी सकती है। अगर सहमति नहीं बनी तो ये बातचीत युद्ध में बदल सकती है। दोस्तों, अब देखना होगा कि बात से बात बनती है या टकराव बढ़ेगा। यानी दोस्तों, एक तरफ टकराव, अगर बात नहीं बनी तो टकराव हो सकता है ईरान के साथ अमेरिका और इस्राएल को, और दूसरी तरफ सऊदी अरब से ईरान की नजदीकियां बढ़ रही हैं। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। अब कुछ बातें कहने और बताने जा रही हूँ जो हमारे ही कुछ मुस्लिम भाइयों को चुभ सकती है, लेकिन इस डर से बोलना मैं बंद नहीं करूंगी। बोलूंगी इंसानियत के लिए, फिलिस्तीन के मासूम लोगों के लिए, नन्हे नन्हे बच्चों के लिए, जुल्म के खिलाफ। आज इंसानियत का नाम लेकर जो लोग फोटो खिंचवा रहे हैं वो असल में गुनाहगारों के साथ खड़े हैं। गजा जल रहा है और मुस्लिम देश बस दवाइयां और बैंडेज भेजकर अपने फर्ज को पूरा मान रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इंसानियत का मतलब सिर्फ इलाज देना है या जुल्म को रोकना भी है। मैं बात इंडोनेशिया की कर रही हूँ दोस्तों। दरअसल आज खबर जो आई है वो आपके स्क्रीन पर है। खबर ये आई है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इन दिनों 5 मुस्लिम देशों यूएई, तुर्की, मिस्र, कतर और जॉर्डन के दौरे पर है। बात हो रही है गजा से 1000 लोगों को निकालकर इंडोनेशिया लाने की। सुनने में तो इंसानियत की बहुत बड़ी बात लगती है, ये मिसाल लगती है, लेकिन क्या ये काफी है?
सच ये है कि इंडोनेशिया या बाकी मुस्लिम देश दशकों से फिलिस्तीन को लेकर सिर्फ भाषण देते आए हैं, दवाइयां भेजो, खाना भेजो, मेडिकल टीम भेजो, मगर जिस जुल्म की वजह से ये जरूरतें पैदा हो रही हैं उसे खत्म करने की हिम्मत कोई भी देश नहीं दिखा पा रहा है। ज़योनी सत्ता यानी कि इसराइल सिर्फ एक देश नहीं है, वो एक सोच है जो कब्जा करती है, नस्ल भेद फैलाती है और नरसंहार को जारी रखती है। और जब तक मुस्लिम देश इस सोच को चुनौती नहीं देते तब तक मदद सिर्फ दर्द को टालने की कोशिश है, इलाज नहीं है, खात्मा नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो लीडरशिप करे, लीड करे? क्या वो ज़योनी सत्ता और उसके समर्थकों के खिलाफ बॉयकॉट का नेतृत्व नहीं कर सकता है? अगर वाकई में मुस्लिम देश गजा को लेकर गंभीर है तो उन्हें हथियार बंदी नहीं बल्कि सख्त फैसला लेना होगा, राजनीतिक रणनीति बनानी होगी, जरूरत पड़ी तो सैन्य गठबंधन भी करना होगा, वरना ये दौरे, ये फोटो, ये भाषण सब बस दिखावा ही रह जाएगा, धरा की धरा ही रह जाएगा। एक तरफ इंडोनेशिया है और दूसरी तरफ एर्दोगन है दोस्तों। उनकी भी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो क्या कह रहे हैं सुनकर आपको हंसी आएगी। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये बात आंखों में आंसू लेकर कह रहा हूं। अफसोस की बात है कि इस्लामी दुनिया गजा को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही है। अब सवाल ये है कि क्या आपने खुद अपनी जिम्मेदारी निभाई? एर्दोगन ने क्या खुद अपनी जिम्मेदारी निभाई है? लोग अब सवाल कर रहे हैं सीधे एर्दोगन से। सोशल मीडिया पर देखिए कि मुस्लिम हिंद नाम का एक ट्विटर हैंडल है, उसकी तरफ से सवाल कुछ किए गए हैं। क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सवाल ये किया गया है दोस्तों कि डिड यू होल्ड द ऑयल शिपमेंट्स टू द ऑक्यूपाइंग इसराइल फ्रॉम द पोर्ट ऑफ सिहान इन अदना? दूसरा सवाल ये है कि डिड यू सस्पेंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द ऑक्यूपाइंग किलर्स? एक और सवाल है कि डिड यू रिवोक द ट्रेड लाइसेंस ऑफ ज़योनिस्ट कंपनीज? डिड यू क्लोज एयर स्पेस टू द एयरक्राफ्ट ऑफ द ऑक्यूपायर्स? इसी तरह से दोस्तों कई सवाल एक के बाद एक किए गए हैं। सवालों में क्या कहा गया है मैं आपको हिंदी में अनुवाद इसका बताती हूँ। पहला सवाल ये है कि क्या आपने सिहान पोर्ट, सिहान बंदरगाह से इसराइल को जाने वाला तेल बंद किया? दूसरा सवाल ये किया गया है कि क्या आपने ज़योनी कातिलों से अपने रिश्ते तोड़े? तीसरा सवाल यहाँ पर यह किया जा रहा है कि क्या आपने इसराइली कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए? चौथा सवाल ये कि क्या आपने अपने हवाई रास्ते ज़योनी जहाजों के लिए बंद किए? क्या आपने अमेरिका के हथियारों को रोकने के लिए अदना का इंसेलिक एयरबेस बंद किया? जैसे आपने अजरबैजान और यूक्रेन को ड्रोन भेजे, क्या आपने गजा को भी कोई मदद भेजी? जब मुस्लिम उलेमा जिहाद का फतवा दे रहे हैं, क्या आपने फौजें भेजी? इन सारे सवालों का जवाब एक ही है दोस्तों, नहीं। तो फिर ये दिखावा क्यों किया जा रहा है एर्दोगन की तरफ से? ये रुलादी क्यों है? क्यों वो कह रहे हैं कि आंखों में आंसू लेकर ये बातें कहने पड़ रही है हमें? किसी पर उंगली उठाने से पहले जरा आईना आप भी देख लीजिए। जब तक आप खुद जुल्म को बढ़ावा देने वाले रास्ते बंद नहीं करेंगे, आपके सारे बयान, सारे दौरे और सारी मीटिंग, सारी कॉन्फ्रेंस सिर्फ नौटंकी ही समझी जाएगी। गजा को मदद चाहिए, पब्लिसिटी नहीं। अगर आप वाकई फिलिस्तीन के साथ हो तो सबूत दो, वरना चुप रहो। गजा के बच्चों को भाषण नहीं, एक्शन चाहिए। दोस्तों जब इसराइल और अमेरिका मिलकर पूरे अरब जगत को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तभी लेबनान से भी एक आवाज उठी है कि हम ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे। हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासिम ने साफ साफ ये कह दिया है, खबर आपकी स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं, लेबनान की जमीन भी हड़पना चाहता है, लेकिन मुकाबला होगा और जमकर होगा। लेबनान से हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने एक धुएंधार भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमारी जंग सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, इसराइली कब्जे के खिलाफ एक मजबूती है। इसराइल सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, अब लेबनान की जमीन भी कब्जाना चाहता है, लेकिन हमने उनके मंसूबों को बार बार नकार दिया है। 2700 से ज्यादा बार इसराइल ने संघर्ष विराम के बाद हमला किया है, लेकिन हम डरे नहीं। जो लोग हिजबुल्लाह को निशस्त्र करना चाहते हैं, वो असल में इसराइल की मदद कर रहे हैं। हम हथियार नहीं डालेंगे, चाहे अमेरिका और इसराइल जितना भी धमकाएं। हमारी मांग साफ है, इसराइल को लेबनान की जमीन छोड़नी होगी और हमलों को रोकना होगा। दोस्तों जब तक जुल्म रहेगा तब तक मुकाबला भी रहेगा।
जब तक बुराई रहेगी तब तक अच्छाई भी रहेगी। अब सिर्फ बातें नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया को एकजुट होकर इस्राएली कब्जे के खिलाफ खड़ा होना होगा। और मैं हमेशा से ये मांग करती आई हूँ, आज भी एक बार फिर से ये मांग कर रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं, ये इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई है। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज की मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।